वेलकम टू IAS। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 29 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रवांडा जीनोसाइड के बारे में है। आपको जानना चाहिए अगर इतिहास में ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई हैं तो। न्यूज में ये इसलिए आया है बिकॉज अभी हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने माफी मांगी है रवांडा से इस जीनोसाइड के लिए। क्या रोल रहा था फ्रांस का इस पूरे जीनोसाइड में? देखिए 1994 में ये नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार में लार्जली रवांडा की ही दो जो एथनिक कम्युनिटीज थी वो आपस में भिड़ गई थी। बट रवांडा की सरकारें लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि अगर उस समय फ्रांस ये चाहता तो या तो ये नरसंहार होता ही नहीं या फिर इसे जल्दी कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन फ्रांस महज खड़े होकर देखता रहा और उसने इस नरसंहार को होने दिया। इसी बात को आधार बनाकर अभी इमैनुअल मैक्रोन ने माफी मांगी है ताकि रवांडा के साथ फ्रांस के संबंधों को एक बार फिर से बेहतर किया जा सके। इसके पहले कि हम रवांडा के इस जीनोसाइड के बारे में और विस्तार से समझें, आप दो महत्वपूर्ण बातों को समझिए। एक तो रवांडा की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और दूसरा उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वहां की पॉपुलेशन का। तब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। बिफोर दैट यहां पर देखिए ये है अफ्रीका और अफ्रीका में यहां पर आपको दिख रहा है रवांडा। रवांडा की लोकेशन अफ्रीका में लार्जली आपने देख ली है। आप इसे थोड़ा और लार्जर पिक्चर में देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है रवांडा। ठीक है, इसके साउथ में आप बुरुंडी को देख सकते हैं। थोड़ी सी और डिटेल्स हमें रवांडा के बारे में देखनी होंगी। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसकी कैपिटल है किगाली। अब जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उस पर हम आएंगे। बिफोर दैट जो रवांडा है वो आपको रवांडा के नॉर्थ में दिखेगा युगांडा, ईस्ट में तंजानिया, साउथ में बुरुंडी और वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये तो आपने देख लिया। यहां पर लेक कीवू भी है। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात करें तो वहां पर दो मेजर एथनिक ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम है हुतू और दूसरे ग्रुप का नाम है तुत्सी। जो हुतू हैं वो मेजॉरिटी में हैं और जो तुत्सी हैं वो माइनॉरिटी में हैं। आप इस पिक्चर में समझने का प्रयास करिए, ज्यादा आसानी होगी। देखिए ये हुतू हैं और ये तुत्सी। एक ग्रुप और है त्वा, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन काफी कम है। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, तभी आप इस पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे। जो हुतू हैं वो मेजॉरिटी में है, यानी कि इनकी आबादी लगभग 85% है, जबकि जो तुत्सी हैं वो माइनॉरिटी में है, इनकी आबादी महज 14% है। त्वा सिर्फ 1% है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट मेजरली होता है वो हुतू और तुत्सी के बीच में होता है। चूंकि मेजॉरिटी में हुतू हैं तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डोमिनेट कौन करेगा? हुतू डोमिनेट करेंगे। इतनी बात आप अपने दिमाग में जरूर से बिठा लीजिए। अब आप पूरे मुद्दे को समझिए, आसानी होगी। देखिए जो रवांडन जीनोसाइड है इसे जीनोसाइड अगेंस्ट तुत्सी भी कहा जाता है। समझ रहे होंगे ना क्यों? क्योंकि तुत्सी माइनॉरिटी में है। दूसरी बात, इस पूरे जीनोसाइड में तुत्सी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया। इस पूरे जीनोसाइड को लीड किया जा रहा था जो हुतू मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, उनके मेंबर्स और उनके सपोर्टर्स के द्वारा। कितने लोग मारे गए इस जीनोसाइड में? संभावना यह जताई जाती है कि इस पूरे जीनोसाइड में लगभग 8 लाख से 10 लाख लोगों की जान गई थी। यह जीनोसाइड 100 दिनों तक चला था, इसीलिए कई बार इसे 100 डे जीनोसाइड के नाम से भी पुकारा जाता है। जीनोसाइड 7 अप्रैल को शुरू होकर मिड जुलाई के 1994 तक चला था। देखिए ये जो पूरा जीनोसाइड हुआ था इसमें मरने वालों की संख्या आपको 8 से 10 लाख बताई जा रही है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो उस समय रवांडा की ओवरऑल पॉपुलेशन महज 1 करोड़ थी। इस लिहाज से मरने वाले जो लोग थे वो रवांडा की पॉपुलेशन का 10% थे। किसी भी कंट्री के 10% लोग किसी जीनोसाइड में मार दिए जाएं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा नरसंहार कहा जा सकता है। अब इसके रीजंस क्या थे, आखिर ये नरसंहार हुआ क्यों? देखिए पहले तो बैकग्राउंड आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस ने जो हारे हुए देश थे उनको किसी न किसी यूरोपियन पावर को सौंप दिया। हुआ ये कि जो रवांडा था वो मिल गया बेल्जियम को। बेल्जियम ने जब रवांडा को रूल करना शुरू किया तो उन्होंने पूरी कोशिश की जो माइनॉरिटी में तुत्सीज हैं उनको सरकार में रखा जाए, उनको फेवर किया जाए, क्योंकि अगर वो माइनॉरिटी तुत्सी को फेवर करेंगे तो जो हुतू मेजॉरिटी के लोग हैं वो कट जाएंगे तुत्सीज से, एक डिवीजन क्रिएट होगा। अंग्रेजों ने बिल्कुल यही पॉलिसी इंडिया में अपनाई थी लेटर टाइम में। उन्होंने जो मुस्लिम्स थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया था ताकि वो हिंदूज को मुस्लिम से डिवाइड कर सकें। सेम पॉलिसी जो बेल्जियम था वो यहां तुत्सीज और हुतूस के बीच में प्ले कर रहा था।
वो माइनॉरिटी तुत्सीस को सपोर्ट कर रहे थे और उनको ज्यादा पावर शेयर दे रहे थे। इससे हुआ क्या, तुत्सीस और हुतूस दोनों अलग होते चले गए। लेटर ऑन देखिए, जब हुतूस और तुत्सीस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये लिगेसी आगे बढ़ती चली जाती है, तब भी जब रवांडा को आजादी मिल जाती है। 1959 में एक हुतू रिवॉल्यूशन हुआ। इस रिवॉल्यूशन में जो हुतू कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की और कई सारे तुत्सी एथनिक ग्रुप के लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। 1962 में रवांडा को आजादी मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। तो इस नरसंहार का इमीडिएट कॉज क्या था जब ये 1994 में 6 अप्रैल को शुरू होता है? तो देखिए, होता यह है कि हुतू कम्युनिटी के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर जो उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर भी थे, हेब्यारिमाना, वो एक विजिट से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वो कैपिटल किगाली के पास पहुंचते हैं, एक सरफेस टू एयर मिसाइल से अटैक किया जाता है उनके प्लेन के ऊपर। प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें हेब्यारिमाना की मौत हो जाती है। इन्हें आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। इन्हें हुतू कम्युनिटी के लोग काफी पसंद करते थे और इनके मरने के बाद पहला जो आरोप लगा वो तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को लगा कि उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर को मारा है, जबकि उन्होंने इससे साफ इनकार किया। थियरीज ये कहती हैं कि कोई भी हो सकता है, या तो तुत्सी कम्युनिटी के लोगों ने अटैक किया होगा या हुतू कम्युनिटी में भी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके कई सारे दुश्मन थे, वो भी ऐसा कर सकते थे। दैट वाज नॉट क्लियर, लेकिन हाँ, जिनोसाइड स्टार्ट हो गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें फ्रेंच कनेक्शन क्या है? फ्रांस माफी क्यों मांग रहा है? देखिए, जब ये पूरा नरसंहार हुआ तो वो ऐसा समय था जब फ्रांस के बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे हुतू डोमिनेटेड गवर्नमेंट में, जो भी रवांडा में रूल कर रही थी। 1994 में जब सिविल वॉर शुरू हुआ था, जहां एक ओर हुतूस थे और दूसरी ओर तुत्सी ग्रुप था जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, तो फ्रांस ने तब तक इंटरवीन नहीं किया था जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगने लगा कि हुतूस हार जाएंगे। मतलब उनका पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हुतूस को हमें सिक्योर रखना है वहां गवर्नमेंट में। पूरे नरसंहार के बाद भी फ्रांस ने कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे जिनोसाइड को प्लॉट किया था उनको संरक्षण दिया और अपने यहां असाइलम भी दिया। कई सारे लोग फ्रांस को ब्लेम करते हैं कि उन्हें पता था कि जिनोसाइड होने वाला है और वो चाहते तो इसे रोक सकते थे, बट उन्होंने इसे रोका नहीं। इस बात की जिम्मेदारी अब फ्रांस ले रहा है और माफी मांग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी बातें रवांडा जिनोसाइड के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है। ये नेशनल पार्क न्यूज में आया है बिकॉज साइक्लोन याश ने वहां पर कई सारे पेड़ों को गिरा दिया है और फौना का कितना नुकसान हुआ है ये अभी कैलकुलेट किया जा रहा है, कितने जीवों ने नुकसान सहा है। जानते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। ये केंद्रापारा जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पर सिचुएटेड है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है केंद्रापारा। इसके यहां पर आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। ये नेशनल पार्क फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, टर्टल्स के लिए, जो एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स हैं, और कई सारे क्रीक्स के लिए। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का आपको इसी नेशनल पार्क के रीजन में मिलता है। भितरकनिका जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें आपको 3 प्रोटेक्टेड एरियाज मिलते हैं। एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा गहिरमाथा मरीन सेंचुरी। भितरकनिका जो ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा और महानदी रिवर सिस्टम है उसके रीजन में आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि देश के जो 70% एस्चुरियन या फिर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे, जिनको कंजर्व करने के प्रयास 1975 से ही स्टार्ट कर दिए गए थे। वाइड रेंज ऑफ फौना आपको यहां मिलेगा, लगभग 3000 स्पॉटेड डियर्स बर्ड की जो स्पीसीज हैं, वाइल्ड बोर्स, जैकाल, हाइनास, जंगल कैट, फिशिंग कैट, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, रेशस मकाक, कॉमन लंगूर, इंडियन साइवेट कैट, हेयर, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। मतलब एक रिच बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 1998 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और अगस्त 2002 में इनका प्रमोशन कर दिया गया, मतलब कि यूनेस्को की रामसार साइट की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक बक्स के बारे में है। अभी हाल ही में इनकी पॉपुलेशन को लेकर एक सेंसस हुआ, जिसका फिगर अभी रिलीज किया गया। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने इस सेंसस के डेटा को रिलीज किया, जिसमें यह बताया गया कि उड़ीसा में पिछले 6 सालों में जो ब्लैक बक की पॉपुलेशन है वो दोगुनी हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ब्लैक बक जो होता है वो एक प्रकार का इंडियन एंटीलोप है। एंटीलोप समझते हैं ना, वही हिरन। ये इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो आपको एंटीलोप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में मिल जाएंगे। इसे एपिटोम ऑफ ग्रासलैंड भी कंसीडर किया जाता है, मतलब अगर ये हैं तो ग्रासलैंड की कंडीशन अच्छी है, ऐसा माना जाता है। इन्हें चीता के बाद फास्टेस्ट एनिमल कंसीडर किया जाता है, बहुत तेजी से दौड़ते हैं।
ज़्यादातर दिन में ही अपनी एक्टिविटीज़ करना प्रेफर करते हैं। राजस्थान में एक विश्नोई कम्युनिटी है, वो ब्लैक बक और चिंकारा को कंजर्व करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये 3 राज्यों का स्टेट एनिमल भी है। कौन से राज्य हैं वो? आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। हिंदुइज्म में ब्लैक बक को प्योरिटी का सिंबल माना जाता है, क्योंकि इनकी स्किन और इनकी सींग को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बुद्धिज्म में भी इसे गुड लक का प्रतीक माना जाता है, मतलब आपने ब्लैक बक देख लिया तो आपका दिन अच्छा जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। हालांकि आईयूसीएन स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 3 में है। प्रोटेक्टेड एरियाज जो ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करते हैं, 2000 वेलावडार ब्लैक बक सेंचुरी गुजरात में, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनको किन किन चीज़ों से खतरा है? इनका हैबिटेट लगातार खत्म हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके पास रहने को जंगल नहीं है, कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इनकी जान जाती है, इनकी इलीगल हंटिंग की जाती है। फर्दर एक आदमी से भी इनको अक्सर खतरा बना रहता है, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डोमिनिका के बारे में है। एक डायमंड ट्रेडर हैं मेहुल चौकसी, जिनका नाम आपने ऑब्वियसली ज़रूर सुना होगा। अभी हाल ही में इन्हें डोमिनिका से अरेस्ट किया गया है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये एंटीगुआ एंड बारबुडा वहाँ से गायब हो गए हैं, जो कि एक कैरिबियन कंट्री है। 2018 से ही ये मेहुल चौकसी के पास यहाँ की नागरिकता थी। डोमिनिका के बारे में बात करते हैं। कैरिबियन आइलैंड कंट्री है, कैपिटल है रोज़ेव। मैप में लोकेशन आप ऑब्वियसली देखना चाहेंगे। ये है दुनिया का मैप और यहाँ पर कैरिबियन सी में आपको मिलेगा डोमिनिका। ये डोमिनिकन रिपब्लिक दिखाया गया रेड कलर में, इसके साउथ में डोमिनिका है। आप कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके साउथ में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डोमिनिका मिलेगा। ऑब्वियसली आप कंफ्यूज मत करिएगा डोमिनिकन रिपब्लिक और डोमिनिका के बीच में। डोमिनिका एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर इन्हें अरेस्ट किया गया है। ठीक है, डोमिनिका जो है इसे नेचर आइल ऑफ द कैरेबियन के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज यहाँ का नेचुरल एनवायरमेंट काफ़ी बढ़िया है। ये कंट्री मेंबरशिप रखती है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में और नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी ये हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएई के गोल्डन वीज़ा के बारे में है। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को ये वीज़ा दिया गया है यूएई की सरकार के द्वारा। समझेंगे ये क्या है पूरा मामला। बिफोर दैट आप लोकेशन देखिए यूएई की। ये है इंडिया, यहाँ आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ये अफगानिस्तान, ये है ईरान, यहाँ पे ओमान है, ये है यमन। ये कंट्री जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ, यही है यूएई। इन्होंने नागरिकता दी है अभी संजय दत्त को। समझिए ये है क्या। 2019 से ही यूएई ने लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीज़ाज देने शुरू किए हैं कुछ एमिनेंट लोगों को, ऐसे लोगों को जिनसे फ़ायदा हो सकता है यूएई को। वो वहाँ पर जाके लंबे समय तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पर कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उन्हें यूएई के स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनके बिजनेस पर 100% उन्हीं की ओनरशिप होगी अगर उनके पास गोल्डन वीज़ा है तो। गोल्डन वीज़ा अगर ऑफर कर रहा है यूएई तो इसका मतलब क्या है? इस वीज़ा को पाने वाला व्यक्ति एक लंबे समय तक वहाँ पे रह सकता है, 5 से 10 साल तक आसानी से आ जा सकता है, समस्या नहीं होगी। किसे मिलता है ये वीज़ा? इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत बढ़िया टैलेंट है, रिसर्चर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, साइंटिफिक और नॉलेज फील्ड में जिसने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स को। बेनिफिट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ये वीज़ा अवेल कर लेता है तो उसे यूएई की गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो आसानी से यूएई में जाके रह सकते हैं, वहाँ पर जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा फैला सकते हैं, रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट गोल्डन वीज़ा। ये हेडिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीर सावरकर जी के बारे में है। अभी हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया, विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें पॉपुलरली वीर सावरकर के नाम से भी पुकारा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने ही 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी थी। इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी। वो इंडिया हाउस के भी मेंबर रहे थे। इन्होंने हिंदू महासभा को फाउंड तो नहीं किया था, बट वो इसके प्रेसिडेंट जरूर से रहे थे। जो हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी है उसे आगे बढ़ाने का क्रेडिट वीर सावरकर जी को ही जाता है। जो हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व, इन्होंने उसे प्रोपोगेट किया था। इनके कुछ पब्लिकेशंस भी रहे हैं। जोसेफ मैजिनी, बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जोसेफ मैजिनी को आप उनके किस कंट्रीब्यूशन के लिए याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। उनकी एक दूसरी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
जो कि 1857 के रेबेलियन पे लिखी गई है। जो पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल में, उसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लॉवरे म्यूजियम के बारे में है। बहुत अनयूजुअल है कि यूपीएससी इस पे प्रश्न पूछे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पर एक महिला को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, लॉरेंस टी स्कार्स को। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो कि पेरिस में है। ये सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम भी है दुनिया का। मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे आपने कई दफ़ा ज़रूर देखा होगा इंटरनेट पर, वो आपको यहीं पर मिलेगी। तो आर्ट लवर्स कई सारे कारणों से यहाँ पर विजिट करना पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फाल्स बताना है। रवांडा, इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। भितरकनिका नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उड़ीसा में लोकेटेड है। ब्लैक बक्स IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। डोमिनिका कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सेशन की PDF कहाँ मिलेगी? ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन तो आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।